नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों कि कल से मैंने आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 होने वाली है, उस वर्ग 2 के लिए कल मैंने सोशल साइंस की PDF भी अपलोड कर दी थी और आज साइंस की भी अपलोड कर दी। और प्रतिदिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आज साथियों हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं साइंस के 20 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे MCQs टाइप में हैं। साथियों मैं आपका साथी राघवेंद्र दुबे, UMS मध्य प्रदेश संदीपनी विद्यालय में इस समय मैं गवर्नमेंट टीचर के रूप में पदस्थ हूँ साथियों। और यहाँ पर जैसा समय मिलता है आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास साथियों। आज हम यहाँ पे विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण जो IMP मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर साथियों, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखेंगे साथियों यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन जब भी हम प्रकाश वर्ष देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्रकाश कंडक्ट होता है, लेकिन साथियों उसका राइट आंसर है हमारा दूरी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपको बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी बीच की दूरी के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखेंगे साथियों। तो आप देख पा रहे हो कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका दूरी है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। प्रकाश वर्ष अत्यंत लंबी दूरियों जैसे खगोलीय पिंड, तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने की एक इकाई है साथियों। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे समझिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष इसकी जो इकाई आपको साथियों याद रखना है कितनी है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है। एक बात और साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, देखेंगे आप लोग हर क्वेश्चन में आपको 2 से लेके 4 यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं, तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना। अगले क्वेश्चन की साथियों हम यहाँ से बात करेंगे। तो देख पा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत है साथियों, या फिर अग्नाशय है। तो अगर हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं साथियों तो इसका राइट आंसर है यकृत या फिर लीवर। ओके, आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर है यकृत या लीवर। ओके, इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथियों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लीवर आप जानते हो राइट साइड होता है साथियों, है ना। और पित्रस जो हमारा होता है उसका स्त्राव करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी किसको माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यकृत माना जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे साथियों हमारा। तो मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर आपको ये वीडियोस अब यहाँ पे मिलने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में नोट्स भी मेरे तैयार हो गए। क्विक फास्ट रिवीजन आप इन नोट्स से तैयार कर सकते हो, अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियड टेबल किस गुण पर आधारित है। यहाँ पे बात की गई है आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। देखिए मैंने कहा था आपको कि लगभग एक क्वेश्चन में आपको 5-6 आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है साथियों आधुनिक आवर्त सारणी। तो आपको याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी 1950 में मोसले के द्वारा तैयार की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा तैयार की गई थी, मोसले ने बनाई थी। अब ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसके पहले अगर हम बात करें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी साथियों 1969 में आई थी। ये भी आपको याद रखना है, किसने दी थी, मेंडलीव ने दी थी। और वह किस गुण पर आधारित थी, तो वह परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1969 में आई थी। किस पर आधारित थी साथियों, आपको परमाणु भार पर। वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी है, 1915 में दी है और परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ से याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन साथियों हम देखेंगे अब यहाँ से। हेनरी मोसले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इनके विपरीत जो भी आपको मैंने बताया था कि मेंडलीव की पुरानी जो आवर्त सारणी थी परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार पर यह आधारित थी, 1915 में दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्वनि की चाल जो है समझना आप लोग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? 3 माध्यम होती हैं, आप सभी जानते हो। तो ध्वनि की अगर हम बात करें इस साउंड की, तो ये ध्यान रखना सॉलिड है ना, ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है साथियों, याद रखना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ध्वनि की चाल किस में होती है सबसे ज़्यादा साथियों? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस पदार्थों में। आप इसको याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन हम इसका चेक करेंगे साथियों। देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, लॉन्गिट्यूड। सबसे बड़ी बात आप अनुदैर्ध्य यहाँ से अच्छे से याद रख लेना, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर आप जानते हो साथियों, अगर हम बोलेंगे तो हमारे सामने जो भी खड़ा होगा उसको आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो माध्यम नहीं होता, माध्यम नहीं है तो आवाज़ नहीं जाएगी। माध्यम का जो घनत्व और प्रत्यास्थता जितनी अधिक होती है, ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। इसलिए ठोस जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो है सबसे तेज होती है और गैसों में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ये साथियों आपको पूरी चीज़ें याद रखना है। क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ से बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की बात। हमारा मोस्ट आईएमपी पॉपुलर, लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा साथियों इसका आंसर? इसका राइट आंसर हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, आपको सभी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और यदि आपके अंदर पेशेंस है, आप सभी साथियों के अंदर, तो मैं और ज़्यादा विस्तृत व्याख्या के साथ, डीप एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन आजकल अभ्यर्थियों में क्या है कि पेशेंस की कमी होती है, स्क्रॉल करने हम ज़्यादा पेशेंस के साथ नहीं सुन पाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन हम समझ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे, जिसमें क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा जो एटीपी के रूप में निकलती है। इसी कारण इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। एटीपी से क्वेश्चन आता है साथियों, आपको ध्यान रखना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, आंख में जो हमारा नेत्र होता है, अगर मुख्य रूप से वैसे 4 होते हैं, लेकिन आपको 3 दोष याद रखना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर बात की जा रही है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट का आंसर होता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अब कैसे? आप आज की बात कभी नहीं भूलेंगे। 2 प्रकार के दोष आपको याद रखना है साथियों। एक यहाँ से आपको याद रखना है दूरदृष्टि दोष, और एक आपको याद रख लेना है निकट दृष्टि दोष। 2 याद रख लिए। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पे साथियों हमने लिखा उत्तल लेंस। कौन सा लिखा? उत्तल लेंस। और यहाँ पे हमने कौन सा लिखा? अवतल लेंस। कौन सा लिखा? अवतल लेंस। अब आप देखेंगे दूर और निकट, दूर और निकट में ज़्यादा शब्द किस में आ रहे हैं साथियों? तो निकट में आ रहे हैं। उत्तल और अवतल में किस में आ रहे हैं? तो अवतल में 4 है, उत्तल में 3.5 है। तो केवल ज़्यादा वाले से आप ज़्यादा को जोड़ दीजिए, कम वाले से कम को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। ज़्यादा इसमें है तो ज़्यादा को ज़्यादा वाले से जोड़ दीजिए। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। कम वाले से कम को जोड़ दीजिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आंसर में फुल मार्क्स आएंगे, कभी आप गलतियां नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं। ओके, देखेंगे डेफिनेशन विधि है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु में देख लेता है। ये भी आपको याद रखना। यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा साथियों? आपको याद रखना है, पास की वस्तु में तो देख लेता है लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसे ठीक करने के लिए प्रकाश किरणों को फैलाने वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मैंने कहा था 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके हर आंसर में बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की साथियों हम यहाँ से बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। लोहे पर जंग लगना आपको ध्यान रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। संचारण का उदाहरण भी होता है, आप यहाँ से याद रखना। संचारण भी किसका है? जंग लगना संचारण का उदाहरण। साथ में आपको ये भी याद रखना, यहाँ से राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है साथियों, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ अभी बताऊंगा यहाँ से, ये दिया है इन्होंने, जंग होता है। जंग का रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा जाता है
तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये जल के अणुओं की संख्या है X यहाँ पर, है ना। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी पानी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे एक जो क्रिया करके जलयोजित आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। एक ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार बढ़ता है, क्योंकि देखने में भी सोचते हैं कि लोहे पर जंग लग गई तो उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसमें भार बढ़ जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे साथियों। सामान्य स्वस्थ जो मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, उसका पीएच मान कितना है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है साथियों, आपको ध्यान रखना 7.4। कितना होता है, 7.4। एक चीज़ हम जानते हैं, ये पूरा एक पीएच स्केल होता है, 0 से लेके 14 तक का होता है, बीच में यहाँ पे 7 होता है। सारी चीज़ें आपको मालूम है, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। 0 से 7 तक का जो भी पीएच मान होगा वो सभी अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, अम्लीय होते हैं। 7 होता है पानी का, वाटर का तो ये उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक के जितने भी होते हैं वो होते हैं क्षार। जल अभिरक्त का आपने देखा 7.4 है, 7 से ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा साथियों, याद रखना। क्लियर है, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग यहाँ से साथियों। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच औसत 7.4 होता है। चूंकि यह 7 से अधिक है, इसलिए रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। पीएच स्केल 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्षारीय माध्यम को दर्शाता है। मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और साथियों, अगर हम बात करें पीएच स्केल की, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो एक सोरेनसन आपको याद रखना है। कौन याद रखना है, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज यहाँ से की थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरे शानदार है और आपको मैं उतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। बिल्कुल 1 सेकंड में क्लिक करोगे, जाइलम। आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। कैसे क्लिक करोगे देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे ड्राइंग हल्का सा मैं आपको यहाँ पे पौधा बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे यहाँ से जड़ें हो गई हैं, यहाँ से ये फूल वगैरह बन गई, सपोज मान लिया। अब नीचे आप जानते हो कि साथियों जमीन होती है, क्या होती है, जमीन। जमीन में होता है जल, क्या होता है, जमीन। तो आपको याद रखना है जल जमीन के द्वारा, और यहाँ पर क्या है साथियों, ये भी जड़ है, क्या है यहाँ पर, ये जड़ें पाई जाती हैं। तो जल जमीन के माध्यम से जड़ों के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचता है। और जा से क्या आता है, जाइलम भी जा से आता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जाइलम एक ऊतक है, पहली चीज़ आपको याद रखना है, जाइलम क्या है, ऊतक है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, जल को जमीन के द्वारा जड़ों के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। अच्छा, ऊपर से नीचे की ओर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वह होती है फ्लोएम के माध्यम से पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। क्लियर है, समझिए इस चीज़ को। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल स्थायी संवहन ऊतक होता है, जिसका मुख्य कार्य जड़ों से पानी और खनिज को पूरे पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। दूसरा प्रमुख ऊतक फ्लोएम है, यह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी साथियों अच्छे से। अगर आप निश्चित रूप से सिंसियर रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। सर आइजैक न्यूटन ने गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा है, तो प्रथम नियम को कहा है साथियों, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इसका। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति से चल रही है तो वह वैसी ही रहेगी जब तक क्या होगा, उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें उसकी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है। जड़त्व मतलब होता है वह जमा रहता है, जड़ रहता है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ से साथियों जाएंगे 11 पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक जरूर करना आप लोग। ताजमहल के रंग का पीला होना और उसका संक्षरण होना किस पर्यावरणीय घटना के कारण है, तो साथियों ओजोन का क्षरण है। सारे ऑप्शन आप देखेंगे, इसका राइट आंसर है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो एसिड रेन में भी आपको ध्यान रखना साथियों, जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, जैसे कि आपको ध्यान रखना है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, फिर आपको याद रखना है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, मालूम होगा आपको N2 वगैरह। ये सारी गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा यहाँ पर होती है। एक्सप्लेनेशन इसका हम देखेंगे साथियों। वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका एक क्वेश्चन आएगा PDF में, याद रखना।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये क्या करती हैं, वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे। जब यह अम्लीय वर्षा कैल्शियम कार्बोनेट पर गिरती है तो रासायनिक क्रिया के कारण पत्थर का संक्षारण होने लगता है और यह पीला पड़ जाता है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन हमारा 12 है कि चोट लगने पर मानव शरीर के बहते हुए रक्त का जो थक्का जम जाता है, बन जाता है, इसमें कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है? तो रक्त का साथियों जो थक्का बनता है वह विटामिन के की वजह से बनता है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे तो विटामिन हमारे 6 होते हैं, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो यहाँ से विटामिन ए की कमी से साथियों आपको पता है क्या होता है, रतौंधी होती है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता आती है और के से क्या होता है साथियों, रक्त का थक्का। मतलब यहाँ से आपको के अगर है तो फिर रक्त का थक्का बन जाएगा और जो रक्त का स्त्राव है, बहना है, वह रुक जाता है। सभी के देखो विटामिन से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। तो इनकी कमी से होने वाले रोग, साथ में इनके रासायनिक नाम आपको पूरे याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, थायमिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, मालूम है कि नहीं आपको, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक मिनट में याद करवा सकता हूँ। बहुत ईजी ट्रिक होती है इनकी। ओके साथियों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अब हम यहाँ से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर साथियों। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जब मैं 2011-12 वाली भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन गलत करने की वजह से साथियों मुझे 5.5 साल दूसरे ज़िले में नौकरी करनी पड़ी थी, केवल एक क्वेश्चन, और वह यही क्वेश्चन था जो मुझसे गलत हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना, अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन है बायोगैस या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। अब मैं ये तो कम से कम कभी गलत करने वाला नहीं हूँ। मीथेन का हमारा सूत्र होता है CH4। क्या होगा साथियों? CH4। आपको भी गलती नहीं करना है। तो यहाँ से आप समझेंगे बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन से बनती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन CH4 गैस लगभग 50 से 75% पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। मीथेन एक स्वच्छ ईंधन है जो बिना धुआं दिए हुए जलता है। आपको याद रखना है मीथेन CH4। ओके साथियों, अब हम जाएंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे होती है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 7 रंग होते हैं। 7 रंग की ट्रिक भी होती है। बेजानी हपी नाला आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, हिंदी में बेजानी हपी नाला, इंग्लिश में विबग्योर। तो अब आपको यहाँ से बताना कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछा साथियों। अब देखिए, अगर हम बेजानी हपी नाला से समझें तो बेजानी हपी नाला तो बे ऊपर आता है और नाला में ला ऊपर आता है। तो अब यहाँ से सबसे अधिक पूछिए तो या तो आप बैगनी पे जाएंगे या फिर लाल पे जाएंगे साथियों। तो आपको आंसर कभी नहीं भूलना, मैं ऐसी चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए राइट आंसर क्या है साथियों? लाल है। दृश्य प्रकाश उन्होंने इंग्लिश में दिया, देखो आप समझो। तो जो विबग्योर हम बोलते हैं इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मतलब नीचे की ओर सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना, जिससे यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सुबह और शाम के समय, एक क्वेश्चन अब आपको मैं दे रहा हूँ, सुबह और शाम के समय सूर्य का प्रकाश का रंग लाल दिखाई देता है, ये भी आपको मालूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर जाएंगे हम 15 पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस होती है, वास्तव में क्या होती है? तो राइट आंसर है साथियों उसका सॉलिड CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग चाहो देख सकते हो इसका। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन बताइए कमेंट करके क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ है ऊर्ध्वपातन, कपूर इसका उदाहरण होता है। तो इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, यानी गर्म करने पर यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका तापमान जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने और चिकित्सा में प्रशीतन के लिए इसका उपयोग भी साथियों किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हो। चलो देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो आप जानते हो अगर किसी भी चीज़ को हम सॉलिड पहले कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है साथियों जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, वीडियो तो लाइक बनता है। मटर के पौधों, ठीक है, इसका जो कौन सा नाम होता है, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम होता है। तो मटर के पौधों पर प्रयोग कर वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने वाले आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन ग्रेगर मेंडल, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, मटर के पौधों पर अपने प्रयोग इन्होंने किए थे। तो यहाँ से आप देखेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलियाई जो भिक्षु ग्रेगर जॉन मेंडल ने 19वीं शताब्दी में बगीचे में मटर के जो पौधों पर संकरण, हाइब्रिडाइजेशन का ऐतिहासिक प्रयोग किया था। इन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। बुनियादी सिद्धांतों के कारण उन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर जाएंगे साथियों हम यहाँ से 17 पर। क्वेश्चन हमारा 17 है, मानव शरीर में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिए क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। हम बात करेंगे सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है, हमारे घर में जो हम शक्कर यूज करते हैं चाय में डालने के लिए वो होती है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला आपको ध्यान रखना है इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय पेनक्रियाज। अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से रिलीज होता है साथियों, इसको आप अच्छे से याद रखना है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है और इसकी कमी से डायबिटीज़, मधुमेह नामक रोग हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मात्रक पद्धति ऐसा ही सिस्टम है, इसमें विद्युत धारा, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, विद्युत धारा मतलब एम्पियर, ढूंढिए कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे आपको मात्रक याद होना चाहिए। विद्युत धारा प्रवाह आवेश की दर को, ठीक है, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं, समझ आ रहा कि नहीं, विद्युत धारा कैसे कहेंगे, आवेश प्रवाह की दर को। ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसे मापने के लिए परिपथ में श्रेणी क्रम में अमीटर लगाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ओम का नियम तो पढ़ा ही आप सभी ने। इसके बाद हम जाते हैं 19 पर। अब देखिए यहाँ से मैंने बोला था आपको, जब मैं आपको अम्लीय वर्षा पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि आप NO2 याद रखना। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, NO2 होता है साथियों, NO2 लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन लाफिंग गैस का होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस यहाँ पे याद रखना, और इसका फार्मूला होता है N2O। क्या हो जाएगा, N2O, तो N2O होती है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, कलरलेस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है जिसे सूंघने पर हल्की उत्तेजना और हंसी का एहसास होता है, इसलिए इसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग जो है ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह में, दंत चिकित्सा में, हल्के एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के रूप में भी इसका उपयोग, या दर्द कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। N2O फार्मूला याद रखना, लाफिंग गैस। साथियों अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आने वाले समय में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साफ और स्वच्छ दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण कौन सा गुण होता है, तो इसका साथियों क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ओके साथियों, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के जो अणु हैं और धूल के बारीक कण कम तरंगदैर्घ्य वाले, अभी बताया था कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी कलर की, प्रकाश के चारों ओर फैलाकर बिखेर देते हैं, ठीक है। इसे रैले का प्रकीर्णन कहते हैं। चूंकि हमारी आंखें नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो साथियों कैसा लगा आपको ये हमारा एक टेस्ट सेट। ऐसे धीरे धीरे मैं आपके लिए लगभग 10,000 क्वेश्चन की सेट तैयार कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, आप सभी का प्यार मिलेगा तो मैं आगे बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और जो चैनल पर साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।